कॉर्नट मॉडल ऑफ ओलिगोपॉली। वैसे तो हम डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स का नाम सुनते हैं और उन्हीं में से एक ओलिगोपॉली मार्केट भी है, लेकिन ओलिगोपॉली मार्केट में हम डिफरेंट मॉडल्स को भी पढ़ते हैं और इन्हीं मॉडल्स के थ्रू हम लोग प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन कैसे होता है ओलिगोपॉली मार्केट में ये समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज आपकी 10 मिनट्स इकोनॉमिक्स सीरीज में हम लोग एक और कॉन्सेप्ट दैट इज योर कॉर्नट मॉडल ऑफ ओलिगोपॉली इसे भी कर लेते हैं एकदम कंप्लीट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET PGRR 24/7। दिस इज प्रिया, योर एजुकेटर एंड मेंटर फॉर इकोनॉमिक्स। एंड लेट मी टेल यू कि मैंने अभी तक ऐसे ही आपको बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको कॉम्प्लेक्स लगते हैं उन्हें यहाँ पे कवर करवा रखा है, तो आप उन सभी वीडियोस को भी रेफर कर सकते हो अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। एंड आज हम एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी कॉर्नट मॉडल। अब ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर हम कॉर्नट मॉडल ऑफ ओलिगोपॉली पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होगा इतना, ओलिगोपॉली हमारा एक मार्केट स्ट्रक्चर है। कैसा मार्केट स्ट्रक्चर है? जहाँ हम कहते हैं कि किसी प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर फ्यू फर्म्स हैं, लेकिन ये जो फ्यू फर्म्स हैं बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो यहाँ फ्यू डोमिनेंट फर्म्स होती हैं। और यहाँ पर हम क्या कहते हैं, फर्म्स का प्रोडक्ट होमोजीनियस भी हो सकता है या फिर डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। अब एक सिंपल सी बात है, इसी ओलिगोपॉली मार्केट में प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन कैसे होता है, इस चीज को समझने के लिए हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स या डिफरेंट अप्रोचेस आते हैं, जिनमें से पहला जो अप्रोच है दैट इज कॉर्नट मॉडल। ओके, अब याद रखना है आपको कि ये जो कॉर्नट मॉडल के बारे में यहाँ हम बात कर रहे हैं, हम इसे कॉर्नट मॉडल के नाम से भी जानते हैं, हम इसे कॉर्नट मॉडल ऑफ ओलिगोपॉली भी कहते हैं और हम इसे कॉर्नट मॉडल ऑफ डुओपॉली भी बोलते हैं। तो तीनों सेम ही बातें हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, किसके द्वारा दिया गया ये मॉडल? एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे ऑगस्टिन कॉर्नट, और उन्हीं के नाम पर इस मॉडल का नाम है कॉर्नट मॉडल। कब दिया गया? 1838 में। ईयर याद रखना, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, अब कोई भी मॉडल जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो एक सिंपल सा रूल है कि वहां पर हमारे पास अजम्पशंस होती हैं। तो ऑगस्टिन कॉर्नट ने ये जो कॉर्नट मॉडल ऑफ ओलिगोपॉली दिया, इसमें उन्होंने क्या क्या चीजें अज्यूम की थी, सबसे पहले ये समझते हैं। तो भाई उन्होंने माना कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ही फर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि डुओपॉली का केस है। डुओपॉली का मतलब क्या होता है? डुओ यानी कि दो फर्म्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, और इसीलिए इस मॉडल को हम कॉर्नट मॉडल ऑफ डुओपॉली भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ दो फर्म्स को अज्यूम किया गया था। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि कोई एक फर्म ए है और कोई एक फर्म बी है। ओके, और एक चीज और याद रखना, ओलिगोपॉली मार्केट का जो सबसे सिंपल केस है वो डुओपॉली ही होता है। क्यों? क्योंकि अगर देखो सिंगल फर्म होगी तो वो तो मोनोपॉली का केस हो जाएगा, वो अलग ही मार्केट स्ट्रक्चर है। तो ओलिगोपॉली में स्टार्टिंग ही कहाँ से हो रही है? दो फर्म्स वाले केस से, तो ये हमारे ओलिगोपॉली मार्केट का सबसे सिंपल केस है। यहाँ माना गया है कि जो फर्म ए और फर्म बी है दोनों का प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, यानी कि होमोजेनियस प्रोडक्ट बना रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम मिनरल वाटर ले सकते हैं। यहाँ माना गया है कि दोनों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर 0 है। और क्या माना गया है? यहाँ अज्यूम किया गया है कि फर्म्स का जो डिमांड कर्व यहाँ पर वो देख रही हैं, जो फेस कर रही हैं, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है। एंड द की हाईलाइट ऑफ दिस मॉडल इज कि यहाँ कहा गया है कि हर एक फर्म को ये लगता है कि मैं अपना आउटपुट कुछ भी क्यों ना रखूँ, कितना ही चेंज क्यों ना कर लूँ, मेरी राइवल फर्म अपना आउटपुट कांस्टेंट रखने वाली है। तो फर्म ए ये मान के चलती है कि मेरा आउटपुट कुछ भी क्यों ना हो, इसका आउटपुट कांस्टेंट रहेगा, मेरे राइवल का आउटपुट कांस्टेंट रहेगा। सिमिलरली फर्म बी ये मान के चलती है कि मेरा आउटपुट कुछ भी क्यों ना हो, मेरी राइवल फर्म यानी कि फर्म ए का आउटपुट कांस्टेंट रहेगा। सेम चीज यहाँ पर लिखी है। तो आपको एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या याद रखनी है कि फर्म्स इंटरडिपेंडेंसी को इग्नोर कर रही हैं। वो इग्नोर कर रही हैं कि मेरी राइवल फर्म भी अपना आउटपुट चेंज कर सकती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि हर एक फर्म अपना जो आउटपुट है वो इंडिपेंडेंटली चूज कर रही है एंड साइमल्टेनियसली चूज कर रही है, वो इंटरडिपेंडेंसी को इग्नोर करते हुए चूज कर रही है। ओके, अब अगर हमें कॉर्नट मॉडल को समझना है तो उसके लिए हम एक छोटा सा ग्राफ देखेंगे और उसके थ्रू ऑल द थिंग्स विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब जरा इस ग्राफ को आप लोगों को मेरे साथ जरा ध्यान से समझना है। यहाँ पर हमारे पास क्या है? दो एक्सिस है। एक पे हम क्या ले रहे हैं? प्राइस ले रहे हैं, और एक पे हम लोग क्या लेंगे? आउटपुट लेंगे। अब मान लो अभी हम कह रहे हैं कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ अभी फर्म ए ही है, अभी फर्म बी की एंट्री नहीं हुई, सिर्फ फर्म ए है। और हमने क्या माना है कि जो डिमांड कर्व है यहाँ पर जो फर्म फेस कर रही है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो लेट्स से मैंने कहा कि ये हमारी फर्म ए का डिमांड कर्व है, ये फर्म ए का डिमांड कर्व है, तो इसी को हम एवरेज रेवेन्यू कर्व भी कहेंगे। ठीक है भाई, अब आपको पता है एवरेज रेवेन्यू कर्व के नीचे से ही मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जाता है, तो यहां से हमारा चला गया फर्म ए का मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ठीक है, फर्म ए का जा रहा है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ओके, और आपको पता है हमें
इक्विलिब्रियम आउटपुट या प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट कहाँ पे मिलेगा फर्म ए का, जहां पर फर्म ए की मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगी। आपको पता है यहाँ मार्जिनल कॉस्ट जीरो है, तो जहां मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट बराबर है यानी कि जीरो है, वहीं पर हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। और ऐसा कहाँ पर हो रहा है, इस पॉइंट पर हो रहा है। तो हमने कहा कि हमारी जो फर्म ए है वो इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, लेट से वो प्रोड्यूस करती है यहाँ पर ओ ए लेवल ऑफ आउटपुट, ओके, या फिर लेट से वो प्रोड्यूस करती है ओ एम लेवल ऑफ आउटपुट। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जहां पर आप टच करोगे फर्म ए के डिमांड कर्व को या एवरेज रेवेन्यू कर्व को, उसके सामने जो प्राइस होगी आप कहोगे इतनी प्राइस जो हमारी फर्म ए है वो चार्ज कर रही है, लेट से ओ पी ए वो प्राइस यहाँ पर चार्ज कर रही है, या फिर लेट से सिंपल रख लो इसको, OP1 प्राइस वो यहाँ पे चार्ज कर रही है, ओके। और यहाँ पे क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो जीरो है, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा हमारी फर्म ए को क्या मिल रहा है, प्रॉफिट के तौर पे मिल रहा है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चे, अभी आप एक चीज और ऑब्जर्व करो, अगर मार्केट में जो मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सकता है वो इतना है, यानी कि लेट से हम सिंपल रखते हैं, हम कह रहे हैं कि मार्केट में टोटल डिमांड अगर इतनी है, तो ध्यान से देखो आपकी फर्म ए मार्केट में जितनी टोटल डिमांड है उसका आधा ही प्रोडक्शन कर रही है। तो क्या हम लोगों ने देखा कि अगर अभी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ फर्म ए थी, ठीक है, टोटल मार्केट डिमांड मान लो, हमने कहा कि टोटल मार्केट डिमांड अगर अभी 1 के बराबर है, हमने माना है, तो अगर टोटल मार्केट डिमांड 1 के बराबर है तो फर्म ए ने क्या करा, टोटल मार्केट डिमांड जितनी थी उसका यहाँ पर फर्म ए ने क्या करा, जितनी भी थी उसमें से मार्केट डिमांड अगर 1 थी तो इसने 1 का हाफ कितना होगा, 1/2, 1 का आधा कितना होगा, 1/2, तो ये सिर्फ इतना ही आउटपुट अभी प्रोड्यूस कर रही थी, मार्केट डिमांड का आधा प्रोडक्शन कर रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चे, यहाँ पर एंट्री हो जाती है अब फर्म बी की। अब फर्म बी एंटर करेगी, फर्म बी क्या देखेगी कि अच्छा ये इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, तो फर्म बी ने देखा कि अभी मार्केट में कितना आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए बाकी है जिसको वो प्रोड्यूस कर सकती है, इतना आउटपुट बाकी है, ठीक है। तो उसने क्या माना कि ये वाला जो हिस्सा है, इतनी डिमांड को तो फर्म ए मीट कर रही है, यानी कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इस डिमांड कर्व का नीचे वाला हिस्सा है, इसे फर्म बी ने अपना डिमांड कर्व मान लिया, ओके। और अगर ये फर्म बी का डिमांड कर्व हो गया है तो इसके नीचे से हमारे पास क्या जाएगा, हमारे पास जाएगा हमारी फर्म बी का मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। अब कहां पर हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट मिलेगा फर्म बी का, यहाँ पर, ओके, इतना आउटपुट फर्म बी प्रोड्यूस कर रही है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्राइस है वो इतनी है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्राइस है वो इतनी। अब ध्यान से सुनना हो क्या रहा है बच्चे, फर्म बी की एंट्री की वजह से देखो क्या हुआ, इतना आउटपुट पहले से ही फर्म ए प्रोड्यूस कर रही थी, फर्म बी भी आ गई और फर्म बी इतना आउटपुट प्रोड्यूस करने लग गई, तो दिस प्लस दिस, अब देखो मार्केट में टोटल आउटपुट बढ़ गया पहले के कंपैरिजन में। पहले मार्केट डिमांड का सिर्फ इतना हिस्सा प्रोड्यूस किया जाता था, लेकिन फर्म बी के आने की वजह से ये तो प्रोड्यूस कर रही थी और साथ साथ अब फर्म बी भी प्रोड्यूस करने लगी, तो टोटल आउटपुट बढ़ गया। और जब मार्केट में टोटल आउटपुट बढ़ गया तो उसकी वजह से क्या होगा, प्राइस लेवल कम हो जाएगा। तो देखो पहले प्राइस लेवल यहाँ पर था, अब प्राइस लेवल इतना हो गया। अब इस प्राइस लेवल पर इतना प्रॉफिट फर्म ए ले रही है और इतना प्रॉफिट फर्म बी ले रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हर एक फर्म क्या कर रही है, वो मार्केट में जितनी भी डिमांड है उसका आधा प्रोडक्शन करती है। तो देखो जब फर्म ए मार्केट में आई तो मार्केट में टोटल डिमांड थी 1, तो फर्म ए ने उसका आधा प्रोडक्शन करा यानी कि 1/2। अब जब फर्म बी मार्केट में आई तो उसने देखा कि अच्छा फर्म ए हाफ तो प्रोड्यूस कर ही रही है, तो बचा कितना, 1 - 1/2। टोटल मार्केट डिमांड अगर 1 है, उसमें से अगर मैं जितना फर्म ए प्रोड्यूस कर रही है उसे हटा दूं तो क्या बच जाएगा, 1/2 बचेगा। अब फर्म बी ने क्या करा, जितनी बची हुई मार्केट डिमांड थी उसका भी आधा प्रोडक्शन करा, तो फर्म ए ने कितना प्रोडक्शन करा, 1/4। फर्म बी ने कितना प्रोडक्शन करा, 1/4 उसने प्रोडक्शन करा, ठीक है, ओके। अब फिर से क्या होगा, अब देखो क्योंकि फर्म बी के आने की वजह से फर्म ए तो प्रोड्यूस कर रही थी, फर्म बी भी आ गई, इसकी वजह से प्राइस कम हो गया और प्रॉफिट फॉल कर गए। अब फर्म ए क्या सोचेगी, फर्म ए सोचेगी कि मैं अपना आउटपुट दोबारा से प्लान करती हूँ, और कैसे प्लान करेगी वो अभी मैं आपको समझाऊंगी। तो फर्म ए सोचेगी मैं वापस से अपना आउटपुट प्लान करती हूँ और आउटपुट अपना कम कर देती हूँ, जिससे अगर आउटपुट कम हो जाएगा तो प्राइस लेवल बढ़ेगा और प्रॉफिट वापस से बढ़ जाएंगे। और जब ये डिसीजन फर्म ए लेगी तो वो ये सोचेगी कि मैं कितना ही क्यों ना चेंज कर लूँ, मेरी फर्म भी इस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, वो अपना आउटपुट चेंज नहीं करेगी। तो देखो फर्म ए वापस से अपना आउटपुट कैसे प्लान करेगी, वो देखेगी कि ठीक है अभी फर्म बी कितना प्रोडक्शन कर रही है,
1/4, मार्केट में जितनी डिमांड है उसका 1/4 ये प्रोडक्शन करे, और फर्म ये सोचेगी कि जितना ये आउटपुट प्रोड्यूस करे वो उतना ही रखेगी, इसे चेंज नहीं करेगी। अब फर्म ए क्या डिसीजन लेगी, वो सोचेगी अगर टोटल मार्केट डिमांड 1 है, उसमें से 1/4 फर्म बी प्रोड्यूस करती है, तो 1 - 1/4 कितना बच गया, 3/4। एंड फर्म बी सोचेगी कि जितनी बची हुई मार्केट डिमांड है मैं उसका आधा प्रोडक्शन करती हूँ, तो ये कितना प्रोडक्शन करेगी, 3/8। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर हर बार जब फर्म अपना आउटपुट प्लान करेगी तो फर्म ये सोचकर आउटपुट प्लान करेगी कि मेरी राइवल फर्म का आउटपुट कांस्टेंट है, तो जितना आउटपुट वो प्रोड्यूस करे उसे हटा दो टोटल मार्केट डिमांड में से, जितना बच गया हर एक फर्म उसका आधा प्रोडक्शन करेगी। तो इसने देखा मार्केट डिमांड 1 है, 1/4 ऑलरेडी फर्म भी प्रोड्यूस कर रही है, बचा कितना हिस्सा, 3/4। तो फर्म ए ने सोचा मैं वापस से अपना जब आउटपुट अब प्लान कर रही हूँ तो मैं इस 3/4 का आधा ही प्रोडक्शन करूंगी, यानी कि 3/8 प्रोडक्शन करूंगी। अब क्या होगा, क्योंकि फर्म ए ने वापस से आउटपुट को प्लान करा और अब उसने आउटपुट को पहले से कम कर दिया, तो जब आउटपुट लेवल कम होगा फिर से प्राइस लेवल बढ़ेगा, फिर से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। फिर इस पर फर्म बी वापस से रिएक्ट करेगी। फर्म बी क्या सोचेगी कि ठीक है, अब फर्म ए अगर इतना आउटपुट प्रोड्यूस करे तो फर्म ए का आउटपुट कांस्टेंट रहने वाला है, तो मैं अपना आउटपुट वापस से प्लान करती हूँ। फर्म बी क्या करेगी, फर्म बी देखेगी कि अगर टोटल मार्केट डिमांड इतनी है जिसमें से 3/8 को फर्म ए मीट कर रही है, तो बच कितनी गई, 5/8। अब फर्म बी इस बची हुई मार्केट डिमांड का आधा प्रोडक्शन करेगी, यानी कि 5/16। अब फिर से क्योंकि फर्म बी ने अपना आउटपुट वापस से प्लान करा, फिर से आउटपुट बढ़ गया, प्राइस कम हो गई, फिर प्राइस कम होने की वजह से प्रॉफिट कम हो गया। फिर इस पे फर्म ए रिएक्ट करेगी ये सोच के कि फर्म बी का आउटपुट कांस्टेंट है, मैं अपना आउटपुट वापस से प्लान करती हूँ। तो ये चीज़ चलती रहेगी। मैम ये चीज़ कब तक चलती रहेगी, हमें क्या एक स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा या नहीं। तो बच्चे कार्नोट मॉडल में कहा गया है कि हमें एक स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा, और उस स्टेबल इक्विलिब्रियम में प्राइस क्या होगा और आउटपुट क्या होगा, ज़रा ये समझो। तो यहाँ पर कहा गया है कि कार्नोट के मॉडल में बताया गया है कि हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, कार्नोट डुओपोली मॉडल के अनुसार हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा, हमें डेफिनेटली एक स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा जहां पर ये सारी चीजें जाके रुक जाएंगी। जो हो रहा था कि फर्म ए प्लान कर रही है, फिर फर्म बी कर रही है, फिर फर्म ए कर रही है, अज्यूमिंग कि मेरा राइवल आउटपुट कांस्टेंट रखने वाला है, तो ये सारी चीजें रुकेंगी और एंड में हमें इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा। इक्विलिब्रियम में हम देख पाएंगे क्या, इक्विलिब्रियम में हमें क्या देखने को मिलेगा कि देखो, हमें देखने को मिलेगा कि एंड में आपको मिलेगा कि जो ये फर्म ए है और ये जो फर्म बी है, दोनों ही जितना मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सकता है उसका 1/3 प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, फर्म ए भी मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट, जितना आउटपुट पॉसिबल है प्रोड्यूस करना उसका 1/3 प्रोडक्शन करेंगे। सिमिलरली ये भी 1/3 ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, अगर मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट का 1/3 इसने प्रोड्यूस करा और 1/3 इसने प्रोड्यूस करा, तो मार्केट में टोटल आउटपुट कितना आया, मार्केट का टोटल आउटपुट कितना हो गया, 2/3, 2/3 हो गया, 1/3 + 1/3, 2/3 ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट। ठीक है, तो याद रखना कार्नोट डुओपोली मॉडल में बताया गया है कि हमें इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा, यानी कि एंड में हमें इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या देखने को मिलेगा कि दोनों ही फर्म्स मिलकर जो आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे वो कितना होगा, मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट का 2/3 होगा, जिसमें से 1/3 हर एक ने प्रोड्यूस करा। और बच्चे आपको पता है कौन सी ऐसी मार्केट है जहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट जितना होता है उतना ही प्रोडक्शन होता है, दैट इज द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो टोटल आउटपुट कार्नोट मॉडल के अनुसार प्रोड्यूस होगा वो 2/3 होगा परफेक्ट कंपटीशन वाले आउटपुट के, या मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट के, दोनों तरीके से बोल सकते हो। ओके, एंड मैम अगर हम प्राइस के बारे में बात करें तो ध्यान से सुनना, प्राइस के बारे में क्या बताया गया है कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस होगी वो क्या होगी, वो भी 2/3 होगी मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस के। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में हमें देखने को मिलेगा कि जो प्राइस चार्ज की जाएगी दोनों ही फर्म्स के द्वारा वो सेम होगी, और वो कितनी होगी, जो मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस चार्ज की जा सकती है उसका 2/3 होगी। और एक चीज़ और सुनो, मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस कहाँ चार्ज की जाती है, मोनोपोली मार्केट में। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ या ऐसे भी बोल सकती हूँ कि कार्नोट मॉडल के अनुसार जो प्राइस चार्ज की जाएगी दैट विल बी 2/3 ऑफ द मोनोपोली प्राइस।
और उसको हम मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस भी कह सकते हैं। तो कॉर्नोट मॉडल के अनुसार जो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है वो हमें मिलता है, और इक्विलिब्रियम में हमें ये रिजल्ट मिलते हैं कि दोनों ही फर्म्स जो आउटपुट प्रोड्यूस करेंगी वो मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट का 2/3 होगा, मिलकर जो प्रोड्यूस करें हर एक 1/3 करें, और जो वो प्राइस चार्ज कर रही हैं वो मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस का 2/3 है। तो ये था बच्चे आपके पास पूरा का पूरा कॉर्नोट मॉडल ऑफ ओलिगोपॉली। अब एक चीज जरा ध्यान से सुनेंगे, कई बारी आपसे कॉर्नोट मॉडल ऑफ ओलिगोपॉली के ऐसे क्वेश्चंस तो पूछ लिए जाते हैं जो मैंने आपको यहाँ समझाए, लेकिन कई बार आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक वीडियो के थ्रू न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे कॉर्नोट मॉडल का सॉल्व होता है, छोटा सा एक तरीका होता है, अगर आप वो समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे कॉर्नोट मॉडल का। इफ यू वांट कि आपको उस पर भी वीडियो मिल जाए तो यहाँ पे कॉमेंट कर देना, आई विल ट्राई कि जो नेक्स्ट वीडियो आए आपकी वो इसका जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होती है उस पर हो। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो था आई होप आप सभी को यूजफुल लगा हो। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है बट पूरा सिलेबस आपको क्लियर करना है, आप इस टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जहाँ पर आपको सारे अपडेट, सारा स्टडी मटेरियल, जो भी फ्री वाला स्टडी मटेरियल है यहाँ पर मैं प्रोवाइड करती हूँ। साथ ही साथ बच्चे आपको मैं बता दूं कि हमारे जो बैचेस हैं सीयूडी पीजी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन के वो भी अवेलेबल हैं। तो ऑलरेडी अप्रैल से काफ़ी सारे बैचेस आ चुके हैं, एंड अब हमारा जो फाइनल बैच है वो आ चुका है जिसका नाम है अल्टीमेट 3.0। ये लास्ट लाइव बैच रहने वाला है। इसके बाद आपको कोई भी फाउंडेशन बैच नहीं मिलेगा, यानी कि कोई भी ऐसा कंप्लीट बैच यहाँ पर आपके लिए नहीं आने वाला है इसके बाद से, जिसमें आपकी कंप्लीट A to Z डिटेल में सिलेबस कवरेज हो रही हो। तो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लाइव बैच फॉर सीयूडी पीजी 2027 इकोनॉमिक्स। ये अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब अभी अभी लॉन्च हुआ है, जल्दी से आप एनरोल कर लीजिए बिकॉज क्लासेस भी आपकी 14 अगस्त से यहाँ पे स्टार्ट होने वाली हैं। क्लासेस में या फिर आपके बैच में आपको सब कुछ मिलने वाला है, और अगर बैच में एनरोल करने से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो यहाँ पर इस ईमेल आईडी पे, और आप अगर ये कोड अप्लाई करते हो बैच में एनरोल करते टाइम तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाता है बैच प्राइस पे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ये था कॉर्नोट मॉडल। इसी तरीके से मैं आपके लिए एक सेशन लेकर आऊंगी बर्ट्रांड मॉडल ऑफ ओलिगोपॉली पर, एंड अगर आपको कॉर्नोट मॉडल का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है इस पर भी वीडियो चाहिए तो कॉमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच।